नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने 2018 का ईवीएस का प्रैक्टिस सेट जिसमें से 2 पार्ट हमने बना लिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें से 10-10 क्वेश्चन है। और आज हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं, 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 21 क्वेश्चन है। कक्षा 3rd के बच्चों को रमा ने सिखाया कि पिता माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की परिभाषा गलत है, या रमा अपने छात्रों के प्रति संवेदनशील है, या फिर शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है? तो सी सही हो जाएगा, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। रमा द्वारा कक्षा 3rd के छात्रों को परिवार के विभिन्न स्वरूपों को बताने से पूर्व पारिवारिक रिश्तों को विभिन्न माध्यमों से स्पष्ट करना चाहिए। तत्पश्चात ही छात्रों को परिवार के रूप के बारे में बताना चाहिए, जिससे वह सभी प्रकार के बच्चे आसानी से समझ सकें कि रमा द्वारा नहीं किया गया, अतः यह शिक्षण अधिगम का समावेशी दृष्टिकोण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं? चित्र सीखना, फील्ड भ्रमण, या श्यामपट्ट का उपयोग, या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा। ईवीएस कक्षा में गतिविधि है तो ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 23। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकती है यदि यह है एकीकृत, समावेशी, या विषयगत, या उपयुक्त सभी? तो ये सभी, एकीकृत भी होना चाहिए, समावेशी भी होना चाहिए, और विषयगत भी होना चाहिए। चलिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत है, समावेशी, विषयगत हो, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन छात्रों को जटिल पर्यावरणीय मुद्दों पर समझ विकसित करने में मदद करता है, साथ ही आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक, वैज्ञानिक आदि विषयों के संदर्भ में पूरक का कार्य भी करता है। क्वेश्चन नंबर 24। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना है, संवेदनशील बनाना है? ऑप्शन ए है कि यह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देख सकते। ऑप्शन सी है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और असंवेदनशील बनाना है। तो सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सपेरों पर दिए गए अध्याय का उद्देश्य बच्चों को जानवरों के प्रति हो रहे अत्याचारों के प्रति संवेदनशील बनाना है, और साथ ही सपेरों को साथ सांप पकड़ने अथवा उनका खेल दिखाने के अलावा उनकी आजीविका के लिए अन्य सुरक्षित विकल्पों के बारे में विचार प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 25। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? ऑप्शन ए है शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है।
विद्यालय में मिड डे मील का समय पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर है। मिड डे मील का उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर को सुधारना तथा ड्रॉप आउट को रोकना है। साथ ही इससे बच्चों के सामूहिक भावना का विकास तथा उन्हें स्वच्छता एवं अनुशासन के बारे में जागरूकता का विकास भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? यानी ए ऑप्शन है स्कूल बैग का कम वजन, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, या अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखने से तात्पर्य है कि बच्चे अबोधगम्यता के भार को कम करना, और सर्वप्रथम इस मुद्दे को 1993 में यशपाल समिति ने उठाया था। इसे स्कूली बच्चों के लिए कम करने के उपाय सुझाए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। ये तो कोई मायने नहीं रखता कि लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। ऑप्शन डी है छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। पर्यावरण अध्ययन, यहाँ पे आपको ऑप्शन सी सही होगा, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना है। समूह में कार्य करने से विद्यार्थियों को सोचने और संवाद कायम करने, समझने और विचारों के आदान प्रदान करने तथा निर्णय लेने में सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 28, बाला का पूरा रूप क्या है? मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, या अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो सी सही हो जाएगा, बाला का पूरा रूप है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। बाला, इसका फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज लर्निंग एड का संक्षिप्त रूप है बाला। समग्र रूप से स्कूल के बुनियादी ढांचे का उपयोग शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में करने का एक माध्यम है। इसमें विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए अधिगम आधारित शिक्षण, बाला मित्रता और समावेशी शिक्षा के विचारों को शामिल किया जाता है। बाला का उद्देश्य है बाल विकास के माध्यम से शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना, विद्यालय के बुनियादी ढांचे में सीखने और मनोरंजन पर आधारित भौतिक वातावरण का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 29, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यक्रम स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणाएं जो औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। सी, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाएं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विचार जो अवधारणाएं जो औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हों। ये वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? तो यही अर्थ है, विचार को जो अवधारणाएं जो औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकृत से अलग हैं।
वैकल्पिक फ्रेमवर्क का अर्थ वे विचार हैं जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। ये प्रचलित सिद्धांतों या मान्यताओं से अलग सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक है, क्या है? यह मिथ्यक है, वैज्ञानिक तथ्य है, यह रूढ़िबद्ध धारणा है। तो ये रूढ़िबद्ध धारणा है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, तो यह एक रूढ़िबद्ध धारणा है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर होती हैं, यह एक रूढ़िबद्ध धारणा है। वर्तमान समय में ये धारणाएं ध्वस्त हो रही हैं क्योंकि आज महिलाओं की उपस्थिति किसी भी क्षेत्र में पुरुषों के वर्चस्व को टक्कर दे रही हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ और इसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। धन्यवाद।